वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल फिजिक्स अबोर्ड। आज हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखें व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे पहले होता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो टॉपिक का नाम दीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले चतुर्भुज के चार भुजाओं पर चार प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि पहले दो शीर्ष कोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और शेष दो कोनों के बीच में हम सेल लगाते हैं। इस प्रकार की संपूर्ण व्यवस्था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। जिस बात को हम बोले इसी बात को आप यहाँ पर नोट कर लें। तो लिखिए, चतुर्भुज के चार भुजाओं पर चार प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि पहले दो शीर्ष कोनों के बीच गैल्वेनोमीटर तथा शेष दो शीर्ष कोनों के बीच सेल जुड़ा हो। ऐसा प्रबंध व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। ऐसा प्रबंध व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। तो गौर करने की बात यहाँ पर है कि चतुर्भुज के चार भुजा लेना है। तो इस तरह से हम लोग फिगर बनाते हैं। ये हो गया आपका चतुर्भुज का डिफिनेशन आप जानते ही हैं। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये आपका चार भुजा से घिरा क्षेत्र। इसमें ऐसा कहा गया है कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर चार प्रतिरोध को, तो एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिए, ये आपका एक दूसरा प्रतिरोध हो गया और यहाँ पर एक आपका तीसरा प्रतिरोध हो गया, ये आपका चौथा प्रतिरोध हो गया। तो चतुर्भुज के चार भुजाओं पर चार प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि पहले दो शीर्ष कोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर का सिंबल G लिख रहे हैं, और शेष दो शीर्ष कोनों के बीच में, तो यहाँ पे शेष दो शीर्ष कोनों के बीच में अगर हम सेल जोड़ देते हैं, बैटरी और एक प्लग कुंजी भी लगा देते हैं, तो ये संपूर्ण व्यवस्था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। और ये प्रतिरोध का नाम P, Q, R और इस प्रतिरोध का नाम हम यहाँ S लिख रहे हैं। तो P, Q, R और ये हो गया S। तो ये संपूर्ण व्यवस्था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। अब ध्यान देने की बात ये है
कि गैल्वेनोमीटर, ऐसा इसमें कहा गया कि पहले दो शीर्ष कोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर। तो आप ये इसके बीच में यहाँ जो गैल्वेनोमीटर लगा है आप यहाँ सेल लगा सकते हैं, और जहाँ सेल लगा है आप वहाँ पर गैल्वेनोमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा वायर है, वायर यहाँ पर फैला हुआ है, इसलिए हमको देखने में फिगर थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन अगर ये चाहे तो आप इसके बीच से भी वायर को डाल करके यहाँ पर आप सेल लगा सकते हैं। ये वायर है, तार का ये बड़ा तार है तो इस तरह से हम लोग बना दिए, छोटा तार रहता तो इस तरह से एडजस्ट कर देते। तो ये चीज़ है, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं कि हमको इसी तरह से तैयार करना, ये आपका वायर चेंज भी हो सकता है। तार छोटा भी हो सकता है, तार बड़ा भी हो सकता है, और बड़ा हो सकता है इसको पलट करके ऊपर कर दे। तो ये संपूर्ण व्यवस्था ही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इसको नोट करने के बाद हम इस बात को लेकर के आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप पर। तो चलिए यहाँ जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रकार। तो लिखिए व्हीटस्टोन ब्रिज दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। There are two types of व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, There are two types of व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और दूसरा होता है असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम दे दीजिए यहाँ पे संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका डिफिनेशन लिखिए, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट व्हीटस्टोन, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट व्हीटस्टोन, यानी व्हीटस्टोन जो है आपका साइंटिस्ट का नाम है, और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट व्हीटस्टोन when current not cross through the galvanometer
then it is called balanced Wheatstone bridge. Then it is called balanced Wheatstone bridge. तो कहने का मतलब ये है कि पहले इसको हिंदी में लिख देते हैं। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन के अनुसार जब धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर से नहीं होता है तो इसे संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। याद रखिए कि हम जो दो शीर्ष कोनों के बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, अगर गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो नहीं हो तो इस स्थिति में ही हम इसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित हो गया तो वह अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर हमारा धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर से नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इसको नोट कर लीजिए। यह है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद हम लोग जो है सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट का फ्लो किस तरह से हम करते हैं, इसके बाद हम लोग फिगर के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट का फ्लो करने के लिए। हम लोग अब जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात आप लोग इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कार्य सिद्धांत जो है वह किरचॉफ के नियम पर आधारित होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिद्धांत को नोट कर लेते हैं। सिद्धांत प्रिंसिपल लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का कार्य सिद्धांत किरचॉफ के नियम पर आधारित है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स लॉ। व्हीटस्टोन ब्रिज इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ लॉ। व्हीटस्टोन ब्रिज is working on Kirchhoff's law। तो गौर करने की बात है यहाँ पर कि व्हीटस्टोन ब्रिज में या तो हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करें या वोल्टेज लॉ का पालन करें, ये दोनों ही नियम हम किरचॉफ के नियम पर ही लेते हैं। और चलते हैं अब हम लोग सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फिगर में देखें, ये हम व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार कर रहे हैं। 4 प्रतिरोध को ले रहे हैं और इसको चारों भुजा पर हम एडजस्ट कर रहे हैं।
इस जगह पर एक एक कर करके आप ध्यान देंगे। दो शीर्ष कोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और शेष दो शीर्ष कोनों के बीच में हम एक सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सेल हो गया प्लस माइनस। अब ये बात को ध्यान दीजिए, इसका प्रतिरोध का नाम P, ये आपका Q, ये आपका R और ये आपका S हो जाता है। सेल हमें क्या प्रदान करेगा? तो सेल हमें धारा देता है। तो सेल जो है, हम सेल से I एम्पियर की धारा को बाहर ले रहे हैं, परिपथ में I एम्पियर की धारा को निकालें। तो आपको पता है इस पॉइंट का नाम हम A दे रहे हैं, B, C और D। यहाँ पर एक बात को गौर करना है, करेंट डिस्ट्रीब्यूशन में लॉ को एकदम एक बार में इसको आप ये समझिए कि जितना करेंट हम बाहर निकाले, जैसे I एम्पियर की धारा हम लाए, तो इसको इस परिपथ में फ्लो करके अगर हम I एम्पियर की धारा वापस लौटा देते हैं तो करेंट का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही माना जाएगा, एकदम सही होगा। लेकिन अगर आप इधर से I डालें और इधर से आपका I बाहर नहीं होता है तो आपका करेंट का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए यह बहुत गंभीरता से, बहुत शांति से एक एक बात को सुने और ध्यानपूर्वक इसको देखें कि हम किस तरह से करेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे I एम्पियर की धारा जाने के बाद बाहर भी आपका I एम्पियर का ही करेंट निकलेगा। तो सबसे पहले I एम्पियर की धारा कहाँ पहुँचा? ए बिंदु पर पहुँचा। गौर कीजिए, इस जगह पर आप समझते हुए इस फिगर को बनाने का जरूरत नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए बनाते हैं। तो ये I एम्पियर की धारा है। अब बताइए, इस जगह पर दो दिशा में करंट का बंटवारा हो रहा है, क्योंकि एक तो आपका AB की तरफ जा रहा है और एक दूसरा आपका AD की तरफ जा रहा है। एक आपका AB की तरफ जा रहा है और दूसरा आपका AD की तरफ जा रहा है। तो अब बताइए, अगर हम कह दें कि AB की तरफ I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, तो अब बताइए AD की तरफ कितना फ्लो होगा? I माइनस I1। क्योंकि सिंपल बात है कि अगर हम 5 एम्पियर की धारा फ्लो कर रहे हैं और ये आपको जानकारी हो जाए कि ये 3 एम्पियर है, तो ये वाला कितना होगा? तो 5 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर। क्या I में क्या किए? I1 को लेस कर दिए। इस तरह से 5 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर, तो इस तरह से आपका 2 एम्पियर हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर इस परिपथ में अगर I1 धारा फ्लो हो रहा है तो इसमें कितना फ्लो होगा? I माइनस I1, I माइनस I1। तो इधर देखिए AD में हम फ्लो किए I माइनस I1। अब देखिए, जब ये B बिंदु पर पहुंचता है, जब ये B बिंदु पर पहुंचता है तो B बिंदु पर क्या हो रहा है? फिर दो दिशा में धारा बढ़ रहा है। अब आते हैं हम लोग B बिंदु को समझने के लिए, एकदम ध्यान से सीखिए। और चलिए B बिंदु पर इधर से आ रहा था आपका I1 धारा, इधर से आपका जा रहा था I1 धारा, और इधर जो है गैल्वेनोमीटर है और एक जो है आपका यहाँ B पॉइंट है और इधर आपका C है और इधर गैल्वेनोमीटर। तो I1 धारा आपका दो दिशा में बढ़ जाता है। I1 धारा आपका दो दिशा में बढ़ जाता है। एक मिल जाता है आपको गैल्वेनोमीटर को। तो अगर गैल्वेनोमीटर जो धारा लेता है, अगर गैल्वेनोमीटर के धारा का नाम अगर हम IG लिखते हैं, तो अब बताइए I1 धारा आया है और जा कौन रहा है? इधर जा रहा है BD की तरफ, क्योंकि फिगर में है BD की तरफ जा रहा है और BC की तरफ जा रहा है। अगर BD की तरफ अगर IG जा रहा है तो BC की तरफ कितना जाएगा? I1 माइनस IG जाएगा, I1 माइनस IG। तो यहाँ पर देखिए फिगर में भी हम डालते जा रहे हैं, ये हो गया आपका IG और BC की तरफ हो गया आपका I1 माइनस IG। इधर ध्यान से फिगर का कटिंग को देखते हुए समझिए कि ये हो गया आपका IG और इधर वाला हो गया I1 माइनस IG। चलिए अब हम बात करते हैं D बिंदु पर। अब हम लोग समझते हैं D पॉइंट को। तो D पॉइंट को आप देखिए,
तो डी बिंदु पर का करंट में क्या हो रहा है, इधर से आपका एक करंट आ रहा है जो एडी की तरफ आ रहा था, एडी की तरफ। ये करंट का वैल्यू था I माइनस I1, ये करंट का वैल्यू था I माइनस I1। अब इधर से जो आपका मिल रहा था, जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर साथ में जुड़ा हुआ है, इससे मिल रहा था Ig। तो ये दोनों आपका देखिए केसीएल लॉ का पालन कर रहे हैं, किरचॉफ का करंट लॉ अर्थात प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम पर बात कर रहे हैं। और यही करंट जैसे दोनों मिल गया एक बिंदु पर, अब बाहर किधर जा रहा है, इधर निकल रहा है, तो ये दोनों को मिल करके कितना हो जाएगा I माइनस I1, और इसके साथ ये वाला भी जुट गया। तो इस तरह से I माइनस I1 प्लस Ig ये आपका किस में फ्लो होगा, DC में फ्लो होगा। तो यहाँ लिख देते हैं I माइनस I1 प्लस Ig, तो ये आपका DC में फ्लो हुआ। तो इस बिंदु में अर्थात DC में करंट फ्लो हुआ I माइनस I1 प्लस Ig, और BC में फ्लो हो रहा है I1 प्लस Ig, और दोनों किस बिंदु पर मिल रहा है, C बिंदु पर। तब अब आते हैं, इसको नोट करने के बाद फिगर का कटिंग सिर्फ समझिए, सारा डिस्ट्रीब्यूशन वहां दिखा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग C बिंदु पर। तो C बिंदु पर क्या स्थिति बन रहा है, एक धारा इधर से आ रहा है BC की तरफ, और एक करंट आपका आ रहा है DC की तरफ। इधर से BC आ रहा है, इधर से DC। तो चलिए BC ये हो गया I माइनस I1 प्लस Ig, और इधर से जो आ रहा था I1 माइनस Ig। अब ये दोनों मिलके कहाँ आ गया, और फ्लो किधर करेगा, इधर परिपथ में जाएगा, बाहर निकलेगा। तो ये दोनों मिलकर के इस बिंदु पर आया ना, इस तरह से हम दोनों को मिला देंगे I माइनस I1 प्लस Ig, और फिर इसका वैल्यू I1 माइनस Ig। अब बताइए दोनों को जब जोड़ देंगे तो I1 प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, Ig भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, तो I बचा। इस तरह से हमारा करंट बाहर कितना निकला, I, अर्थात सेल से हम I एम्पियर की धारा लिए थे, अब वापिस सेल को पहुंचा दिए हम I एम्पियर की धारा। तो इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से करते हैं। वीडियो को रोक रोक कर करके आप आराम से इसको देखेंगे, क्योंकि इसका कटिंग हम हर जगह पर इसका एक एक कटिंग को बता के इसको क्लियर किए हैं, इसलिए आप अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जो है यहाँ पर ये जान पाए कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिए, और हम जान भी चुके हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कार्य सिद्धांत जो है हमारा किरचॉफ के नियम पर आधारित है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, और इसे क्वेश्चन बैंक में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बैंक सब में भी अवेलेबल है। आपको लास्ट में इसको आपको पढ़ना ही होगा, इसलिए आप अभी से इसके पीछे आप मेहनत करें। तो ये था करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको जो है यहाँ पर जानना है व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलित अवस्था का हमें शर्त प्राप्त करना है, क्योंकि हमें ये जानना है, जान चुके हैं कि संतुलित अवस्था में गैल्वेनोमीटर धारा नहीं लेता है, संतुलित अवस्था में गैल्वेनोमीटर धारा नहीं लेता है। तो अब इस जगह पर जो है हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम का तो काम कर लिए, लेकिन किरचॉफ का द्वितीय नियम जब भी लागू होता है तो बंद परिपथ के लिए लागू होता है। तो अब समझते हैं यहाँ पर बंद लूप, इनक्लोज्ड लूप, इसका नाम दीजिए A B D A। जहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, क्लोज्ड लूप का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ से हम स्टार्ट किए तो A से B पहुँचे, B से D पहुँचे, और D से फिर फैक्टर दिए गए, अर्थात A B D A। इनक्लोज्ड लूप ABDA में किरचॉफ का नियम लागू करते हैं, है ना, किरचॉफ का नियम इनक्लोज्ड लूप ABDA। तो यहाँ पर हम किरचॉफ का नियम लागू कर रहे हैं। तो पहले तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किरचॉफ के नियम पर हो गया है, लेकिन अब देखना है ये कि हम लोग जानते हैं कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल 0 के बराबर होता है। तो पहले बंद परिपथ, इसी लॉ को हम इसमें लागू करते हैं ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू करते हैं।
तो किरचॉफ का द्वितीय नियम तो बंद परिपथ तो है हमारा। एक बार यहाँ पर इस कटिंग को ध्यान से देखेंगे, और ये आपका एक रेसिस्टेंस हो गया, आपका इसका नाम P हो गया। यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर अभी प्रतिरोध का काम कर रहा है, और एक प्रतिरोध जो है आपका यहाँ पर लगा हुआ है, उसका नाम S है, यहाँ पे P है, ये गैल्वेनोमीटर है। तो इसमें तो करंट आपको पता है कि I1 धारा फ्लो हो रहा है, इसमें IG धारा फ्लो हो रहा है, और इस परिपथ में आपका I माइनस I1 करंट का फ्लो हो रहा है, ये S प्रतिरोध है। तो इस तरह से हम लोग इसी परिपथ में लागू किए, A, B, D और A। अब देखिए, ये थोड़ा सा डिटेल से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और इस जगह पर आप सोचिए धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अगर मान लेते हैं पहले तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप किसी भी तरह से इसका डायरेक्शन ऑफ पाथ बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हम डायरेक्शन ऑफ पाथ बनाए, तो हम डायरेक्शन ऑफ पाथ इस तरह से बनाए। अब बताइए इसमें क्या होता है, अगर डायरेक्शन ऑफ पाथ और प्रतिरोध दोनों जब एक ही दिशा में हो तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, ध्यान से सुनिए, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी हम बता दिए हैं, सुनिए ध्यान से। प्रतिरोध और धारा का गुणनफल जब डायरेक्शन ऑफ पाथ सेम डायरेक्शन में हो, अर्थात ये जो डायरेक्शन ऑफ पाथ बना रहे हैं ये अगर सेम दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो ये सेम डायरेक्शन पे निगेटिव होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव होता है। अपोजिट डायरेक्शन हो, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल में धारा का दिशा और डायरेक्शन ऑफ पाथ, जो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने मन से बनाना होता है। यहाँ पे किसी का ऐसे, आप ऐसे भी घुमा सकते हैं या ऐसे, इसलिए हम यहाँ पर दोनों स्थिति बताना चाह रहे हैं आप लोग को, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर, और प्रतिरोध और धारा का आप किसी जगह से गुणनफल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ चलिए, ये G हमारा प्रतिरोध है और IG हमारा धारा है, और पाथ का डायरेक्शन ये है। तो बताइए, धारा नीचे आ रहा है और पाथ का डायरेक्शन ऊपर है, एरो इधर बना है इस तरह से, पाथ का डायरेक्शन इधर किए, तो बताइए क्या हो गया, ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो IgG ये प्लस में, IgG प्लस में। इसके बाद आते हैं इस प्रतिरोध पर, P वाले पर। देखिए यहाँ पे धारा ऊपर जा रहा है, AB में करंट ऊपर जा रहा है और पाथ का डायरेक्शन नीचे बता रहा है, इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। I1P, IgG प्लस I1P। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, ये AD वाले में देखते हैं। अब AD वाले में क्या कर रहा है, ये वाला जो AD है इसका जो दिशा है और पाथ का जो दिशा है दोनों एक के दिशा में आ गया। दोनों जब एक दिशा में आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा, I माइनस I1 इंटू एस। सबों का योगफल कितना, तो 0। सबों का योगफल कितना हो गया, 0। कभी इच्छा करता होगा आपका कि सर आप पहले ऐसे करके पाथ का डायरेक्शन देते थे, आज ऐसे दे दिए। तो देखिए हम पाथ का डायरेक्शन दोनों तरह से दे सकते हैं, क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। ये मेरे मन पे डिपेंड करता है, आपके मन पे डिपेंड करता है आप कैसे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। अब कहिए क्यों नहीं पड़ता, अब देखिए आप एक बार तो इसको बना ही लिए, ऐसे चेक कर लिए। अब आप जो है हम इसी का डायरेक्शन को घुमा करके आपको चेक करते हैं। ये देखिए आपको हम ऐसे कर करके घुमा दिए, और क्या हो सकता है अधिक से अधिक, तो लीजिए आप देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप I माइनस I1 ध्यान दीजिएगा, I माइनस I1 और गुना S। अब बताइए दोनों एक ही दिशा में, ये एक दूसरे के विपरीत हो गया, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हुआ तो प्लस, लेकिन इसको क्या लीजिएगा आप, माइनस में जाएगा ना, क्योंकि ये दिशा हो गया और ये दिशा हो गया, तो ये प्लस यहाँ पर आपका, ये तो आपका प्लस हुआ, लेकिन ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में होने के बाद धारा का दिशा, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का और पाथ का डायरेक्शन जब एक ही दिशा में होगा तब माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस I1P। फिर इसके साथ भी वही हो रहा है, IG और इसका डायरेक्शन दोनों एक ही है, तो माइनस लीजिए यहाँ पे IgG बराबर क्या कीजिएगा, 0 कीजिएगा।
अंतर अब देखिए इसमें कोई अंतर ही नहीं है, दोनों में आपको कोई अंतर ही नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप देखिएगा कि दोनों इक्वेशन पे गौर कीजिए। मैं यहाँ पे ये बतलाना चाहता हूँ कि दोनों स्थिति में आप किसी भी स्थिति में लीजिए, लेकिन सही से कम्बिनेशन बनाइएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब हम दोनों स्थिति में दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं। तो अब ये चीज़ समझिए कि अगर मान लेते हैं कि इससे माइनस कॉमन ले लीजिए और उधर जाके जीरो की तरफ कर दीजिएगा, तो क्या होगा, आई यहाँ माइनस कॉमन ले रहे तो प्लस का ये क्या बन गया, माइनस बन गया, I1 इंटू एस, ये वाला क्या बन गया प्लस I1P, और ये प्लस क्या बन गया IgG बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से, और ये माइनस से उधर भाग कर दीजिएगा, तो ये प्लस वाला को पहले लिख दीजिए I1 प्लस I1P और प्लस IgG, और ये माइनस हो गया I इंटू I1 इंटू एस बराबर ये फिर जीरो, और आपका फिर वैसा ही बन गया। क्योंकि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर आपका किसी भी स्थिति में चाहे इसका कॉमन लेके काम कीजिएगा फिर वही स्थिति बन जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो है आपका सेम होता है। तो चलिए यहाँ पर आपको हम दोनों ही स्थिति में इसको आपका डिटेल कर दिए, कोई एक सा स्थिति ले लेते हैं और यहाँ पर अब हम लोगों को इसको हटा रहे हैं। और यहाँ पर आपका ध्यान रहना चाहिए कि जब I1P और IgG अगर हम दोनों को देखिए एक दिशा में था दोनों, अगर दोनों को प्लस लिए तो इसको क्या लेना पड़ा, माइनस लेना पड़ा। एक लाइन में याद रख लेते हैं हम लोग, इसको प्लस लिए, इसको प्लस लिए, इसको प्लस लिए तो इसको माइनस ले लेते हैं। चलिए ये तो आपका इक्वेशन बन रहा है, लेकिन बैलेंस अब देखिए यहाँ IgG और प्लस I1P माइनस I1 माइनस I1 इंटू एस इक्वल टू जीरो है। तो अब यहाँ पर देखिए फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए शर्त क्या था, Ig का वैल्यू क्या होना चाहिए, Ig का वैल्यू जीरो होना चाहिए। अब बताइए ये अगर जीरो हो जाएगा तो आपका क्या बनता है, I1P अब माइनस I1 इंटू एस बराबर आपका जीरो हो गया। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि अगर माइनस वाले टर्म को उधर कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, I1P बराबर I माइनस I1 इंटू एस, क्योंकि माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब बताइए करेंट वाले को पहले एक साथ करते हैं, तो करेंट वाले को अगर एक साथ करते हैं तो I माइनस I1 के नीचे हम डिवाइड कर देते हैं I1 से, तो I माइनस I1 के नीचे डिवाइड किससे किया, I1 से। तो अब बताइए P के नीचे कौन आएगा, तो P बटे S हो जाएगा, P के नीचे कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। इस तरह से I माइनस I1 बटे I1 इक्वल टू P बाय S हो जाएगा। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं एक दूसरा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हम ऊपर से इस यहाँ तक मिटा रहे हैं और इसके बाद हम सर्किट चेंज करेंगे। अब लेंगे BCDB सर्किट में। तो चलिए इसको हम हटा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट पर नजर बना के रखिए। इनक्लोज्ड लूप, और लूप का नाम हम यहाँ पर अब चेंज कर रहे हैं और उसका नाम हो गया BCDB। इनक्लोज्ड लूप BCDB, इनक्लोज्ड लूप BCDB। तो अब देखिए इसमें सीधी करंट को पहले देख लीजिए, ये वाला और ये वाला देखिए, तो इधर से करंट आया इधर चला गया, तो ये दोनों को पॉजिटिव ले लीजिए, इसको नेगेटिव ले लीजिए। और लागू करना है तो आप घुमा करके लगा करके देखिएगा, चेक कीजिएगा। आप लोग घर में बैठ करके कुछ कीजिए इस सब में, है ना। आप इधर से क्लॉकवाइज भी बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज भी बनाइए, लेकिन हम सीधा क्या बता दिए, ये आपका एरो इधर, एक एरो इधर गया, तो ये दोनों को प्लस ले लीजिए और इसको आप माइनस ले लीजिए। तो चलिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिए, अगर इसको प्लस लीजिएगा तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, इसको प्लस लीजिएगा तो दोनों माइनस लीजिएगा, क्योंकि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है क्लोज्ड सर्किट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। IG मतलब धारा का मान, IG इस प्रतिरोध को ले रहे हैं, G हमारा गैल्वेनोमीटर जो है, धारा सूचक यंत्र खुद प्रतिरोध का काम कर रहा है। चलिए प्लस में ले लिए, अब प्लस
और इसका नाम बोलिए अब क्या हो रहा है, धारा प्रतिरोध को गुना कीजिएगा तो I माइनस I1 प्लस IG और इंटू क्या हो गया R, और माइनस में किसको लीजिए, ये वाले को, तो I1 माइनस IG इंटू Q बराबर कितना हो गया, तो 0 हो गया। फिर वही बात फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG का मान कितना कीजिएगा भैया, 0 कीजिएगा। ये याद रखिएगा आप, यहाँ पर अगर आगे बढ़ता है तो यहाँ लिख देते हैं आपका I माइनस I1 बटे I1 इक्वल टू P/S, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इस जगह पर आप यहाँ पर देखिए कि आपका कितना आ रहा है, IG का मान 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना I माइनस I1, ये IG आपका 0 हुआ, 0 के साथ ये सब जोड़ेंगे तो सेम रह जाएगा इंटू R माइनस, अब देखिए ये I1 और IG का मान 0 हुआ तो यहाँ पर क्या बचा, I1 क्यों बचा बराबर कितना 0 बचा, तो I माइनस I1 इंटू R बराबर क्या हो गया आपका I1 इंटू Q, क्योंकि माइनस वाला इधर गया तो क्या चीज में बन गया, आपका प्लस बन गया। तो इस तरह से I माइनस I1 बटे I1 आपका क्या बन जाएगा, Q बटे R बन जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, ये आपका बन गया इक्वेशन सेकेंड। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में एक साइड आप देख रहे हैं कि करंट वाला पार्ट जो है आपका इक्वल है, तो सेकेंड वाला जो प्रतिरोध वाला जो पार्ट होगा बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद आपको हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एक और समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो आप 1 और 2 से एक साइड का बराबर कर दीजिए, तो P/S बराबर क्या हो जाएगा, Q/R, अर्थात ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ये आता है, अर्थात P/S, यहाँ देखिए P/S यानी ये दोनों प्रतिरोध का अनुपात, इधर Q बटे R, देखिए ऊपर से ले लीजिए, पहला ये ऊपर वाला, इसके बाद ये वाला, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, ये अनुपात बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब गैल्वेनोमीटर धारा नहीं लेता है, जब गैल्वेनोमीटर धारा नहीं लेता है, जब इसमें धारा ही नहीं जाता है तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी हम एक सवाल देते हैं आपको इस जगह बनाने के लिए, आप समझिएगा इस चीज़ को। अब बताइएगा, हम सब चीज़ रहने देते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं इस जगह पर, ये आपका प्रूव हो चुका है, ये आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से ये आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूव्ड हो गया है। यही P/S इक्वल टू Q/R, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड पोजीशन का एक आवश्यक शर्त है कि अगर प्रतिरोध का अनुपात, भुजाओं में प्रतिरोध का अनुपात अगर बराबर होगा तो गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होता है, और अगर बदले में अगर इस तरह से हमारा एक प्रतिरोध, जैसे मान लेते हैं कि ये 5 ओम का एक रेसिस्टेंस है, इधर भी जो है हमारा एक 5 ओम का प्रतिरोध है, और इस जगह पर हमारा एक 15 ओम का प्रतिरोध है, और ये वाला जो है भी आपका 15 ओम का प्रतिरोध है, और बीच में जो है एक प्रतिरोध 10 ओम का है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर अब इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें समतुल्य प्रतिरोध आप इस जगह पर नहीं ज्ञात कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा इसका और इसका क्रम और इसके साथ इसका क्रम का कोई पता नहीं चलेगा। आप अगर बना के देखेंगे तो आपको उस समय बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस सवाल को आप ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालने में खासी मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये अगर P है
ये अगर आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है, तो ऐसे में देखिए 5/15 कीजिए अर्थात P/Q मतलब 5 क्या हो गया 15, तो 1/3 हो गया। और इधर Q/R कीजिएगा तो 5 ये भी 15, तो ये आपका 1/3 हो गया। इधर भी 1/3 मतलब ये दोनों भुजा का अनुपात आपका बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इससे धारा का फ्लो हो ही नहीं रहा है, और इससे जब धारा का फ्लो नहीं होगा तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है 0। इसीलिए इस जगह पर बीच वाले प्रतिरोध का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए देखिए हम इसको तो मिटा दिए, 10 ओम प्रतिरोध था हटा दिए, कोई मतलब ही नहीं था। एक बार इसको 5 नंबर में इस सवाल को पूछ दिया था, इतना इजी सवाल पूछ दिया। बताइए सिर्फ आपको ये समझ करके आपको बीच वाला प्रतिरोध को इग्नोर करना है और लिखना है उस जगह पर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में है, प्रतिरोध का संयोजन संतुलित अवस्था में है। तो इस तरह से बताइए 5 और 5 कितना हो गया आपका, ये तो आपका किस क्रम में है, तो ये आपका श्रेणी क्रम है, तो 5 5 10 ओम, और ये 15 15 कितना हो गया, तो 15 15 30 ओम। तो एक चीज देखिए अब ए और बी, तो इस जगह पर आप अब गौर कीजिए कि यहाँ पर जब संतुलित प्रतिरोध निकालेंगे समांतर क्रम हो गया 1/10 आप प्लस 1/30, तो एलसीएम 30 हो गया, तो 3 आप प्लस 1, तो 4/30 हो गया, और आरटी का मान निकालिएगा तो 30/4 हो गया। तो ये 15/2 इसका मतलब 7.5 ओम इसका समतुल्य प्रतिरोध निकल जाता है, 7.5 ओम इसका समतुल्य प्रतिरोध। तो कहने का मतलब ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस पोजीशन सीखने से हमें इन सब सारे बातों का लाभ हमको मिलता है। इसलिए सभी बच्चों से उम्मीद है कि इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से एक एक बात को देखिए, समझिए, वीडियो को रोक करके, और वीडियो पूरा का पूरा देखिए, ठीक है। और जो यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरा ही देख रहे हैं, और जो वीडियो को पूरा देखते हैं कम से कम आप उसमें कमेंट में लिखिए कि कहाँ तक आपको समझ में आया, क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, और क्या चीज़ होना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताइए। और कुछ लिखिए, नाइस, वेरी नाइस, कम से कम ये रहता है, हमको ये पता चलता है कि आपने वीडियो को संपूर्ण देखा। इसलिए लाइक कमेंट आप ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।